Hi, this is Sejati Deshpal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Lakshya batch. And in this particular class, we are going to cover essay number 450 and essay number 520 के questions. बहुत ही सिंपल से दोनों स्टैंडर्ड हैं. अगर ऐसे नंबर 450 की बात करूं तो अभी आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के अंदर जो मई 25 का मॉड्यूल आया इसको कंप्लीटली ऐड कर दिया है. सिलेबस के अंदर ये पहले भी था, सिलेबस के अंदर ये आज भी है, हमारी बुक के अंदर ये पहले भी था और आज भी है. डिफरेंस क्या है? 450 की अगर मैं बात करूं तो पहले इंस्टीट्यूट ने इसका खाली सिलेबस के अंदर रेफरेंस दी थी, क्योंकि ऐसे 450 डीप में जो हम डिस्कस करते हैं इंटर लेवल पे होता है, लेकिन अब वही हम 450 यहाँ पे भी डिस्कस करें तो 450 के रिवीजन में इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि 450 का अभी कंप्लीट नया लेक्चर जो भी नया मॉड्यूल के अंदर ये 450 जैसा भी ऐड हुआ है मैंने उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके चैनल पे डाला हुआ है. तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार उसको देख लेना. 30-40 मिनट की वो क्लास है. अगर आपने उतना सुन लिया, अगर आप मुझे एक बार स्पीड पे भी सुनोगे तो 450 कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा. और जब आप मेरे क्वेश्चन की डिस्कशन सुनोगे 450 की, तब आपको बेटर वे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप 450 कहाँ से पढ़ के आए हो, आप किस लेवल पे पढ़ते हो. सो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो मैं क्लास के अंदर डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन कराते वक्त उससे आप रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि हर एक बच्चा अलग लेवल पे पढ़ के आता है. सो इट्स बेनिफिशियल कि अगर आप एक बार 450 का क्लास देख लोगे तो क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान रहेगा. 520 की मैं बात करूं तो वो रिवीजन आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगी. यस, हम ना सेम लेक्चर के अंदर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया था तो वहां पे ज्यादातर वोट इसी साइड आई है कि आपने कंबाइंड वीडियो बनाओ. यस, डेफिनेटली मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइमलाइन प्रोवाइड करा रही हूँ. टाइमलाइन पहले भी थी, चैप्टर्स ऐड किए हुए. अगर आप वीडियो के नीचे देखोगे ना, इसी वीडियो पे आपको ये टाइमलाइन मिल जाएगी. हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है. लेट्स से कि अगर मैंने आज वीडियो डाली तो अगले दिन उसके चैप्टर्स आ रहे हैं. ओके, तो जो बच्चा देखता रहता है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर टाइमलाइन मेंशन कर दोगे तो बहुत आसान रहेगा, नहीं तो एक दिन लग सकता है चैप्टर्स आने में, मतलब टाइमलाइन आने में. तो हम सेम ही वीडियो के अंदर रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं एंड सेम ही वीडियो के अंदर क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ये ज्यादा एक बेटर वे है. ओके, प्लस रहा बात वन डे बिफोर रिवीजन का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ऐसे कुछ क्विकली जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, कि स्टैंडर्ड के जितने भी मेन कंसेप्ट है उनको हम क्विक वे से, अगर मैं कोई मैराथन टाइप बना सकती हूँ या इंडिविजुअल स्टैंडर्ड का कोई क्विक रिवीजन वीडियो बना सकती हूँ तो ऐसा मैं बनाऊंगी. बट उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर एक मेजोरिटी पोर्शन निकल जाएगा लक्ष्य बैच का, फिर मैं उनको टेकअप करना शुरू करूंगी. और उससे पहले मुझे लगता नहीं आपको बहुत कुछ क्विक देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका क्विक करने का नहीं है, ये टाइम आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने का ही है. ठीक है, सो या एंड बेटा ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर, 450 के नोट्स आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 450 स्टैंडर्ड पहले बुक में नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी नहीं रखे थे. ये क्वेश्चंस आपको, आप ऐप के ऊपर जाओगे, वहां पे नोट सेक्शन है, ₹1 का जो आपने बैच बाय किया वहां पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. बहुत ही सिंपल से इजी से स्टैंडर्ड है. आप इन क्लास को देखना, आपको रियलाइज होगा कि ऐसे 450 3/4 तो आपने क्लास में क्वेश्चन करते हुए ही सोल्व कर लिया है. चलो, now you can start watching the lecture. Thank you so much. Okay, so we are starting with the question number 1 of essay number 450. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है अप एंड हाई प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. पहले ये कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही काम कर रही थी, मतलब पहले सिर्फ आप इंडिया में सेल करते थे, अभी आपने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया. CAH इन कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एंड जब वो चेकिंग कर रहा था उसने क्या बोला कि आपकी कंपनी ने रेवेन्यू को अंडर स्टेट किया है 50 लाख से इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. एंड ये जो आपने अंडर स्टेटमेंट करी है वो कैसे करी है? बाय नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AS9, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन. तो सिंपल सी बात है, AS9 आपको जिस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को कहता था, या आप इसको इंडेस पकड़ोगे तो इंडेस 115, ठीक है, आपने उस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से अंडर स्टेटमेंट है रेवेन्यू की कितने अमाउंट से? 50 लाख से. सो अगर आप FRF के प्रिंसिपल फॉलो करते, AS के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते, तो 50 लाख से ज्यादा शो होना चाहिए था. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट इन अबव सिचुएशन एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये ऐसे नंबर 450 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इंटर का क्वेश्चन है. ठीक है, इंटर पे स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बट आपके सिलेबस में आया तो वो लिखेगा भी नहीं है, वो बोलेगा एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको कम्युनिकेट करने की टू द मैनेजमेंट. ठीक है, एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. ओके, ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना है यूजफुलनेस ऑफ सच कम्युनिकेशन. अभी देखो, अभी जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है वो क्या सोचेगा? कम्युनिकेशन करना है मैनेजमेंट को,
तो या तो ये 260 में आएगा, पहली गलती यही होगी। क्यों? क्योंकि 260 में कम्युनिकेशन TCWG को होती है, ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो आप इतना रट्टा मार के पढ़ते हो, इतनी बार बार आप चीजें देखते हो, आपको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है ना। तो आप बोलोगे ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को ये 260 में करने को कह रहा होगा, या बोलोगे शायद 265 की कम्युनिकेशन होगी। मतलब कम्युनिकेशन आपको वर्ड दिखाई दे जाता है, आपके डिटेक्टर चालू हो जाते हैं कि कम्युनिकेशन तो 260 या 265। लेकिन अगर आप 450 पढ़ के जाओगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन गलती की कम्युनिकेशन है। तो बेटा गलती की कम्युनिकेशन है तो 450 में आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर गलती है। ये मैं इतना जोर लगा के इसलिए बोल रही हूँ और गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी वो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे गलती है, आपको कैसे पता लगा? बेटा जब हम 450 पढ़ते हैं तो हमने वहां पे गलती का मतलब समझा है। ACPD अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है वो गलती है, और गलती की कम्युनिकेशन 450 के अकॉर्डिंग होती है। तो ये वो बात कर रहा है कि अभी ऑडिटर कम्युनिकेशन करेगा एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब कम्युनिकेशन करेगा गलतियों की 450 के अकॉर्डिंग। किसको? मैनेजमेंट को। अभी मैनेजमेंट मतलब कौन? जिसकी गलतियां रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू के एरिया में, उसको बताएगा। ठीक है, और इसके बेनिफिट बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर मैनेजमेंट गलतियों को ठीक करने से मना कर दे तो अभी ऑडिटर को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? तो बेटा जब हम इसको पढ़ेंगे ना, अभी मैं दिखाऊंगी कि 450 में लिखा हुआ है कि आप कम्युनिकेशन करते हो सारी एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट की जो आपने आइडेंटिफाई करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो गलती आपको मिलती रही, आपने उसको एक्यूमुलेट कर लिया और उसकी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो टू द मैनेजमेंट, और उनको क्या बोलते हो? इसकी करेक्शन करते हो। अभी मैनेजमेंट अगर उनकी ठीक कर देती है, उन करेक्शन को ठीक कर देती है, गलतियों को ठीक कर देती है तो ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने करेक्शन करने से मना कर दिया तो फिर ऑडिटर को देखना पड़ेगा ना कि अगर ये गलतियां मटीरियल है, उसकी मटीरियलिटी को टच करती है, तो क्या इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल तो नहीं मटीरियली मिसस्टेटेड हो रही है? मतलब इसका इंपैक्ट उसके ओपिनियन के ऊपर आ जाएगा ना। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको ना ऐसे नंबर 450 का टेक्स्ट लेके जाती हूँ, और 450 अगर आप खोलते हो तो बेटा कम्युनिकेशन, yes, no, not communication with the TCWG, communication with the management and correction of the misstatement। तो कहता है ऐसे 450 रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस सारी गलतियां जो उसने एक्यूमुलेट करी ड्यूरिंग दी ऑडिट। किसको कम्युनिकेट करोगे? टू द मैनेजमेंट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। एंड ऑडिटर जब कम्युनिकेट करेगा तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को कि आप करेक्शन कर दो इन मिसस्टेटमेंट की। बेटा अगर मैनेजमेंट ने कर दिया मना कि मैं ठीक नहीं करूंगी, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर मैनेजमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ा के दिखाना चाहिए था अभी 50 लाख से, क्योंकि ये गलती थी कि आपने अंडरस्टेट किया हुआ था अपने रेवेन्यू को। तो अगर आप उसको सही लेवल पे लेकर आओगे तो 50 लाख आपको एडिशनली बुक करना चाहिए। बट अगर मैनेजमेंट मना कर देगी तो सबसे पहले तो ना मैनेजमेंट से ऑडिटर रीजन पूछेगा, भाई तू मना क्यों कर रही है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजन फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शन। अगर मैनेजमेंट उसको कहती है ये बिल्कुल ही इमटेरियल है तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा सही में इमटेरियल है क्या? अभी 50 लाख मुझे तो इमटेरियल नहीं लग रहा है ना। So auditor will first understand the reason why management is not ready to make the correction, and thereafter auditor understanding obtain करेगा कि क्या इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या अभी क्योंकि 50 लाख की गलती है, रेवेन्यू के अंदर गलती है, आपकी मैनेजमेंट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो इसका इंपैक्ट उसके ओपिनियन पे आ जाएगा। ये मुझे समझ में आ गया मैम। आगे आप क्या कहना चाह रहे हो? ये पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है कि आप ये बताओ ऐसी कम्युनिकेशन करने का फायदा क्या है? बेटा ये वाला मैं चाहूंगी, ये अपनी बुक में आपको इतना क्लैरिटी से नहीं मिलेगा, एक बार आप इसको समझ लो क्या लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है और पॉइंटर बना के फिर अपने स्टैंडर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना, जहां पे भी जिस भी मटेरियल के अंदर 450 आपके पास है। अच्छा, जब आप कम्युनिकेशन करोगे मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट भी तो देख पाएगी कि ये गलती है ना, वो भी समझ पाएगी ये गलती हुई क्यों, तो फ्यूचर में वो गलतियां नहीं होगी। क्योंकि लेट्स से कि गलती इस वजह से हुई क्योंकि आपके कंट्रोल जो रेवेन्यू के एरिया में लगे हुए थे वो डेफिशिएंट कंट्रोल थे, तो आप कंट्रोल अच्छा कर लोगे। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो टाइमली कम्युनिकेशन अगर आप करते हो मिस स्टेटमेंट की टू द मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट इवेलुएट कर पाती कि मिस स्टेटमेंट है वो या नहीं। क्योंकि कई बार तो मैनेजमेंट मानना ही नहीं चाहती है वो गलती करी है, मतलब मैनेजमेंट को ये भी तो लग सकता है कि जो मैंने इंडेस 115 या AS 9 के प्रिंसिपल की इंटरप्रिटेशन करी है वो ठीक है,
तो अगर मैनेजमेंट उसको मानना ही नहीं चाह रही गलती, फिर उसके बाद इन्फॉर्म द ऑडिटर इफ इट डिसएग्री एंड टेक्स द नेसेसरी एक्शन एज नेसेसरी। तो अगर मैनेजमेंट उसको गलती नहीं मानेगी फिर आप क्या करोगे? फिर जैसे कि उसमें क्या हो सकता है, आप इस मैटर को लेकर कंसल्टेशन ले सकते हो एक्सटर्नली किसी से या फर्म के सीनियर से कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना कैसे चाहिए, देन अकॉर्डिंगली आप मूव करोगे। करेक्शन बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोस कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर। और मैनेजमेंट ने अगर मान ले गलती है तो इससे कम्युनिकेशन करने से फायदा क्या होगा? मैनेजमेंट एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगी, फ्यूचर में होने वाली गलतियों का रिस्क कम हो जाएगा, thereby reducing the risk of material misstatement for future financial statement because of cumulative effect of immaterial uncorrected misstatement related to prior period। तो क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ते भी ना 450 को, सो इमटेरियल मतलब ऐसी गलतियां जो आपकी मटेरियलिटी को टच नहीं कर रही है, बट अगर आप इस वजह से उनकी करेक्शन नहीं कर रहे हो क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि ये इमटेरियल है, पिछले साल कोई मिस स्टेटमेंट लेट्स अज्यूम कि आपको मिली थी बट मैनेजमेंट ने उसको ठीक नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को लग रहा था कि वो इमटेरियल है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर, ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, बट इस साल फिर से कोई इमटेरियल गलती मिल गई तो ये एक्यूमुलेट होती चली जाएगी तो ये मटेरियलिटी को टच कर सकती है ना। तो ऐसा रिस्क अवॉइड करने के लिए आप कम्युनिकेशन करते हो और मैनेजमेंट को कहते हो कि आप इसको ठीक करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैनेजमेंट मना करते तो क्या? ये भी हम डिस्कस कर चुके भाई कि अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट क्यों मना कर रही है, रीजन क्या है, और फिर इवेल्युएट करेगा कि क्या इसकी वजह से वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर मटेरियली मिसस्टेटेड। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंटर लेवल से मैंने पिकअप किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे नंबर 450 देखते हो तो बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है और आपका सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल मुझे मिला नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहता है इन ऑडिट प्लान फॉर टी लिमिटेड। अच्छा, आप प्लानिंग कर रहे हो टी लिमिटेड की ऑडिट की, एज द ऑडिट पार्टनर, आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, यू वांट टू हाईलाइट द सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट। आप अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर को बताना चाहते हो कि मिस स्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकती है अराइजिंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉड। यस, अदर देन फ्रॉड क्यों भाई? क्योंकि फ्रॉड से होने वाली गलतियां कैसे हो सकती है, ये तो ऐसे नंबर 240 बता ही देगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अंदर। तो आप किसको बताना चाहते हो? एंगेजमेंट टीम को। एंड क्वेश्चन देम, आप बताना चाहते हो देखो जब तुम ऑडिट करने के लिए जाओगे तो ऐसे ऐसे तुम्हें अलर्ट रहना है, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन सोर्सेज से गलतियां हो सकती है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट। इनको आप ये भी कह सकते हो कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, गलतियां कैसे हो सकती है बेटा, राइट। अकॉर्डिंग टू ऐसे नंबर 450 स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, these are the following sources of the miss statement, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स के अंदर गलतियां हो सकती हैं अदर देन फ्रॉड। फ्रॉड की बात नहीं होती, फ्रॉड के तो 3 रीजन है, 240 में हम उनको पढ़ते हैं, ये नॉर्मल एरर्स की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर मिल जाएगा मैम? यस डेफिनेटली, बुक के अंदर आप जाओगे ना, ऊपर सबसे पहले कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ये बुक में मिल जाएगा डेफिनेटली, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, फिर से कहना चाहूंगी एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, एग्जाम्पल है। तो किन किन रीजन की वजह से गलतियां हो सकती है? अगर आपकी मैनेजमेंट डाटा जिनको यूज करके आप अपने फाइनेंशियल्स बनाते हो उसकी गैदरिंग में कुछ गलती कर दे तो, या डाटा की प्रोसेसिंग में गलती हो रही है तो फाइनेंशियल्स गलत बन सकते हैं। अरे आपने इनवॉइस गलत बनाया, इनवॉइस के ऊपर आपने सेल का अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया, डेट गलत रिकॉर्ड करी, तो सिस्टम के अंदर गलती जाएगी, प्रोसेसिंग भी गलत होगी, अल्टीमेटली आपका जो फाइनेंशियल्स बनेंगे गलत बनेंगे। तो कहता है गलतियां कैसे हो सकती है। एग्जांपल नंबर 1, इनएक्यूरेसी एंड इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, जहां से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, कोई अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा सेल 50 लाख से अंडरस्टेटेड थी, इसका मतलब 50 लाख की सेल बुक होनी चाहिए थी ना, जो आपने ओमिट कर दी, ओमिशन। कोई डिस्क्लोजर आपको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी, डिस्क्लोजर देना चाहिए था, इंड AS 24 AS 18 के अकॉर्डिंग, डिस्क्लोजर नहीं दिया, गलती है, ठीक है। आपको पता है ना क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट लेती है फाइनेंशियल्स बनाने के लिए? हाँ, मान लेते हैं कि मैनेजमेंट ने ना गलती से ही मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया किसी फैक्ट का, आप जजमेंट लेते हो, जजमेंट के बेसिस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रहे हो ना, तो मैनेजमेंट से मिस इंटरप्रिटेशन होगी तो भी गलती हो सकती है। एन इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट बिकॉज ऑफ ओवरलुकिंग और क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। अच्छा, मैं एग्जांपल देना चाहूं तो बहुत आसान एग्जांपल है, कोर्ट में केस चल रहा है, प्रोबेबिलिटी लग रही है मैनेजमेंट को कि कोर्ट में केस में
हारने के चांसेस कितने, सिर्फ 40%, जीतने के चांसेस कितने, 60%, जबकि एक्चुअल में ये उल्टा है। तो आपने क्लियरली फैक्ट की मिस इंटरप्रिटेशन कर ली है, तो आपने प्रोविजन जो बनाई होगी वो कम बनाई होगी, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत होगी। या फिर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रही है, उनको लेने के लिए जो जजमेंट ले रही है वो अनरीजनेबल है। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्निंग अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट द ऑडिटर कंसिडर अनरीजनेबल, या फिर मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी वो अप्रोप्रिएट नहीं है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैम एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मेथड, ठीक है, सो इट सेज और द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट द ऑडिटर कंसीडर इनएप्रोप्रिएट। सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जांपल याद करने का भी तरीका, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेशन के 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, अमाउंट डिस्क्लोजर के अंदर आपने ओमिशन कर दी, या फिर बेटा इनएक्यूरेसी है, गलत वे से आपने क्या किया, डाटा की कलेक्शन के अंदर इनएक्यूरेसी है, या प्रोसेसिंग के अंदर इनएक्यूरेसी, जिस डाटा को यूज करके आप अपने फाइनेंशियल्स बना रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल है कॉजेज है मिस स्टेटमेंट के। क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है? आने को तो कुछ भी आ सकता है और नहीं आने को तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होके जाना है, सिंपल आए चाहे मुश्किल आए। अभी सिंपल है तो ये सोच के कि सिंपल क्वेश्चन है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, आपने 3 क्वेश्चन कवर किए ना यहाँ पे, तो 3 क्वेश्चन में आपका ऑलमोस्ट आधा ऐसे 450 तो वैसे ही कवर हो गया। ओके, क्वेश्चन कहता है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कि ऑडिटर को जो गलतियां मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट और वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा रिलेटिंग टू द सेम। तो मैं अगर आपको ऐसे नंबर 450 के अंदर लेके जाऊं तो ये कंसेप्ट का आंसर बनेगा बेटा आपका यहां से, कि जब भी ऑडिटर को गलतियां मिलती है तो ऑडिटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, इनफैक्ट टीसीडब्ल्यूजी को भी बताता है, ठीक है, कि क्या गलतियां उसको मिली। प्लस अगर वो गलतियां अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, मतलब मैनेजमेंट ने अगर उसको ठीक नहीं किया है, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है कि इसका इंपैक्ट उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ेगा। बट इवेल्युएशन करने से पहले आप एसए नंबर 320 में आपने जो मटीरियलिटी सेट करी थी उसको आप रिकंसीडर करते हो, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली अगर आप अपना बुक खोलोगे और बुक के अंदर आप ये वाला कंसेप्ट देखते हो, ये इसमें आएगा, WR वाला आएगा, कम्युनिकेशन करनी है TCWG से और WR लेना है, ये वाले 3 आपका तीनों कंसेप्ट बना के एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि गलतियां आपको मिली है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब वो आपसे पूछ रहा है आगे आने वाला काम ऑडिटर का क्या होगा, ठीक है। तो मैं ना डायरेक्टली यहाँ पे जाती हूँ आपके आंसर के अंदर और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर पढ़ती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अगर ऑडिटर को कोई भी मिली है तो सबसे पहले ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं। सो यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दैट मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल और नॉट। एंड बेटा आप कैसे कंसिडर करोगे कि ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं? 2 चीजें आप देखते हो, सबसे पहले नेचर क्या है उस मिस स्टेटमेंट का, एंड दूसरा कितने अमाउंट की वो गलती है। सो अमाउंट का मतलब क्या, साइज कितने की वो मिस स्टेटमेंट है। अगर उसका साइज आपकी मटीरियलिटी को टच करता है तो वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, और कई बार आपकी मटीरियलिटी को टच नहीं करता, बट जो मिस स्टेटमेंट होती है उसका नेचर ऐसा होता है विच मेक्स इट मटीरियल। सो नेचर एंड साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट आप 2 चीजें कंसिडर करते हो टू इवेलुएट कि जो मिस स्टेटमेंट आपको मिली वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या मटीरियल नहीं है। देयर आफ्टर आप ये भी कंसिडर करते हो कि जो गलतियां प्रायर पीरियड से रिलेटेड थी, मतलब जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट पिछले सालों से जुड़ी हुई है, उनका इफेक्ट मटीरियल है या नहीं है, मतलब यू विल ऑल्सो कंसिडर द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड। अगर ये सब कुछ इवेलुएट करने के बाद ऑडिटर को लगता है कि जो मिस स्टेटमेंट उसको मिली है टुगेदर विद द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, अगर उनका इफेक्ट मटीरियल है, तो फिर ऑडिटर आगे बढ़ता है और TCWG को कम्युनिकेट करता है, राइट, एंड TCWG को कहता है कि आप इन गलतियों को ठीक करा दो। अगर वो गलतियां ठीक नहीं होती है तो बेटा फिर आपको इसका इंपैक्ट कंसिडर करना पड़ता है कि इसका इफेक्ट ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर क्या आ रहा है। लेकिन वो इफेक्ट आप कंसिडर करने से पहले अपनी मटीरियलिटी को एक बार रीअसेस करते हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको बहुत सारी गलतियां मिल जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि गलतियों का नेचर ऐसा है या गलतियां इतनी मिल गई कि आपको अपनी मटीरियलिटी को भी रिवाइज करना पड़ता है।
एंड देयर आफ्टर यू इवेल्युएट कि इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, मतलब अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव है तो ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा, परवेसिव है परवेसिव नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट तो बेटा आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे चलेगा। एक WR का पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आएगा, बट आप पहले आप इतना समझो, ये फ्लो आपको पकड़ना पड़ेगा। ये सारा कंसेप्ट ना आपको ऐसे नंबर 450 के कंसेप्ट के अंदर मिल जाएगा कि जब भी आपको गलतियां मिली तो ऑडिटर को सबसे पहले देखना पड़ेगा ये गलतियां जो आपको मिली ना ये क्या है, ये गलतियां मटीरियल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मटीरियल नहीं है तो इसका इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा आपकी रिपोर्ट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर कि दैट दिस मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल, और ये मटीरियल है या नहीं ये आप कंसिडर करते हो कंसिडरिंग साइज ऑफ दैट मिस स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट, एंड आप कंसिडर करोगे जो प्रायर पीरियड की मिस स्टेटमेंट है जो भी अनकरेक्टेड थे पिछले सालों में उनका इफेक्ट मटीरियल है या नहीं उसको भी। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ क्या लिखा हुआ है। जो भी डिस्कशन मैंने आपके साथ अभी करी ना हिंदी में वही लिखा हुआ है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, ये ऐसे नंबर 450 इसकी बात करते हैं। As per essay number 450, auditor shall determine whether the uncorrected misstatements are material either individually or in aggregate. And जब ऑडिटर ये देख रहा है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटीरियल है तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि जो गलतियां उसको मिली जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया उसका साइज और नेचर क्या है। ठीक है, ये गलतियां कहाँ पे मिली, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, किसी अकाउंट बैलेंस के अंदर, किसी डिस्क्लोजर के अंदर। प्लस अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जो प्रायर पीरियड से जुड़ी हुई है उनको भी आप कंसिडर करते हो कि क्या वो मटेरियल है या नहीं है। देर आफ्टर जितना भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को मिला उसकी कम्युनिकेशन आपको TCWG को करनी पड़ेगी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की। या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब आपने पहले उसकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली मैनेजमेंट को करी होगी, उसके बाद आप TCWG को कम्युनिकेट कर रहे हो। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड आप ये भी बताओगे कि उनका इफेक्ट जो है वो मटीरियल है एंड देयरफॉर उसका इंपैक्ट ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर क्या आ सकता है अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है लिखी 450 में है बट ये कम्युनिकेशन ऐसे 260 के अकॉर्डिंग ही होती है। हम 260 के अंदर ये बात पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जिसकी वजह से ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट अफेक्ट हो सकता है उन मैटर की कम्युनिकेशन ऑडिटर TCWG को करेगा। तो कोई भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो मटेरियल है उससे आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी तो इसकी कम्युनिकेशन आपको TCWG को करनी पड़ेगी। ऑडिटर्स कम्युनिकेशन शैल आइडेंटिफाई द मटेरियल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली। तो अगर आपको 4 गलतियां मिली तो आप जो कम्युनिकेशन TCWG को कर रहे हो चारों गलतियों को ऐसे लाइन वाइज आइडेंटिफाई करोगे एंड एक बार उनसे भी रिक्वेस्ट कर लोगे कि आप ना इन गलतियों को ठीक करा दो। प्रायर टू इवेल्युएटिंग अगर गलतियां ठीक नहीं होती हैं तो इसका मतलब अब ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट अपनी रिपोर्ट के ऊपर इन अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या आ रहा है ये देखने से पहले ऑडिटर रीअसेसमेंट करता है मटीरियलिटी की जो उसने प्लानिंग के टाइम पे सेट करी थी कि क्या अभी भी वो मटीरियलिटी रेलिवेंट है या आपको अपनी मटीरियलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ना आपको गलतियां इतनी मिल जाती है कि ऑडिटर अपनी मटीरियलिटी को नीचे कर देता है ना। एंड क्यों, क्योंकि उसका रिस्क बढ़ गया। So it says, prior to evaluating the effect of uncorrected misstatements, auditor shall reassess the materiality जो उसने सेट करी थी 320 के अकॉर्डिंग प्लानिंग के टाइम पे टू कंफर्म कि क्या अभी भी जो एक्चुअल फाइंडिंग्स है ऑडिट की उसके कंटेक्स्ट में जो मटीरियलिटी अपने प्लानिंग के टाइम पे सेट करी थी वो आज भी रेलिवेंट है। अच्छा, इसके अलावा होता क्या है कि जब आप ना मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन करते हो गलतियां जो आपको मिली आप कहते हो कि इसको ठीक कर दो, मैनेजमेंट कहती है कि मैं इसको ठीक नहीं करूंगी क्योंकि ये इमटीरियल है। तो आप ना ऐसे नंबर 450 में लिखा हुआ है मैनेजमेंट से एक WR ले लो। कहता है एज पर मैनेजमेंट इफ द इफेक्ट ऑफ सच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटीरियल देन ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द WR फ्रॉम द मैनेजमेंट वेयर एप्रोप्रिएट TCWG, है ना, ये वहां पे होगा बेटा वेयर एप्रोप्रिएट TCWG जहां पे मैनेजमेंट TCWG है और TCWG मैनेजमेंट है स्मॉल एंटिटीज के केस की अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो। WR किस चीज को लेकर लोगे कि वो बिलीव करते हैं दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटीरियल, दैट दे बिलीव दैट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटीरियल आइदर इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। एंड जब ऑडिटर WR लेगा तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि एक समरी इन मिस स्टेटमेंट की जिनके इफेक्ट को आप इमटीरियल कंसिडर करते हो ये WR के साथ अटैच करते हो। अ समरी ऑफ सच आइटम शैल बी इंक्लूडेड इन और अटैच टू द WR। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया? यस। तो बेटा ये ना अगर आप देख पा रहे हो ऐसे नंबर 450 का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन इसने यहीं पे कवर कर लिया एक क्वेश्चन के डिस्कशन के अंदर। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन सुने हैं तो ट्रस्ट मी
आप ना मतलब 3/4 कंसेप्ट ऐसे 450 का खत्म कर चुके हो। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को ना आप अलग से अगर नोट मार्क करके अपनी बुक में लिख लोगे कहीं पे तो बहुत अच्छा होगा। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। पता है आपको क्या है ये? अगर आपकी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती टू एडजस्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिली, आपने मैनेजमेंट को बोला कि इसकी करेक्शन कर दो, मतलब आप मैनेजमेंट को क्या कह रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट करने को कह रहे हो। मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो अभी ऑडिटर ने फर्दर टेस्टिंग करी, है ना? एंड रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर डू नॉट एनेबल द ऑडिटर टू कंक्लूड। अच्छा, मैनेजमेंट ने बेटा मना क्यों किया? मैनेजमेंट ने मना किया, मैनेजमेंट कह रही है कि ये इमटेरियल है। अभी ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो बोला कि गलतियां इमटेरियल है, क्या ये सही में इमटेरियल है या नहीं। तो ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करता है ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट ये जो कह रही है गलतियां इमटेरियल है, इनका इफेक्ट इमटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्या सही में ऐसा है। अगर ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ये इवेल्युएट करने के लिए कि मैनेजमेंट की जो स्टेटमेंट है दैट द इफेक्ट ऑफ दिस अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो उसको मटेरियल लग रहा है बट मैनेजमेंट को इमटेरियल लग रहा है, क्या वो सही में इमटेरियल है। अगर ऑडिटर कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाता है फिर ऑडिटर देखेगा इसका इंपैक्ट उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है। So it says if the management refuses to adjust the financial information, क्यों उसने मना कर दिया? Because management consider that the effect of this misstatement is immaterial on the financial statement as a whole, and the result of extended audit procedure do not enable the auditor to conclude that the aggregate of uncorrected misstatement is not material. The auditor should report accordingly. एंड ऑडिटर हैव टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, मतलब उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर इस मैटर को अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकना। ओके, सो बेसिकली आई वाज चेकिंग कि इसकी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर है या नहीं। आप ना इसको यहाँ पे लिखो, ऑडिटर शुड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, मतलब ऑडिटर मे बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट, मतलब उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ठीक है, सो ये आपके 450 के क्वेश्चन थे। अगर आप अपना 450 अभी मैं आपको खोल के एक बार दिखाऊं, देखो मैंने चैनल के ऊपर डाली हुई है क्लास, बिल्कुल अमेंडेड। आपने क्या क्या सिर्फ क्वेश्चन कवर करते हुए कवर कर लिया। स्कोप आप हमेशा रीड करते हो, किसी भी स्टैंडर्ड का लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप लर्न कर लेना, डेफिनेशन आपको रीड करनी है। तो मतलब ऐसा आपने ऊपर जो 3 कंसेप्ट देखे उसमें लर्न कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। रिक्वायरमेंट के अंदर ये वाला एस्पेक्ट आपका कवर हो गया जो मेन है आपका। ठीक है, अच्छा ये वाला नहीं हुआ, सॉरी, यस, बट ये भी मेन है बेटा, ये आप एक बार देखना जरूर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बट ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट यहाँ पे कवर हो गया, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। डॉक्यूमेंटेशन बचा है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो आपने काम किया उसको डॉक्यूमेंट करना, तो ये भी एक तरीके से कवर हो गया। तो अगर मैं 450 की बात करूं, सिर्फ एक आधा कंसेप्ट अगर आप छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, प्लस एक ये कंसेप्ट छोड़ दो, ये वाला कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस, बेसिकली रिवीजन की बात करेगा स्ट्रेटजी और प्लानिंग को लेकर। अगर आप 2 कंसेप्ट छोड़ दो, बाकी सब कुछ आपका डन है। मतलब जब आप क्वेश्चन करते हो आपको भले ही लगता हो कि मैंने 3 क्वेश्चन करे, बट 3/4 स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया वहां पे। अभी आप जाके 450 एक बार देख लोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी 450 से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी मार नहीं खाओगे। तो अगर आप टाइम लगा रहे हो इन क्लासेस के ऊपर, इट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ द टाइम, इट इज द आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन एग्जाम्स, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, आप मार्क करते रहना जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगता है कि जहां पे आप फंस सकते हो। ऑल्दो 520 और 450 के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको आपकी बुक से नहीं बनेगा। Let's start with the revision of essay number 520, that is analytical audit procedure. I would say बहुत ही सिंपल सा, इजी सा ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर होते क्या हैं, और ये पता होना चाहिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर, ये जो एसए नंबर 520 की रिक्वायरमेंट है वो ऑडिटर के ऊपर किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगी। आपको इतना समझ में आ गया, इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। सो बेटा सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर भी ऑडिट प्रोसीजर ही होते हैं जिनको ऑडिटर अपनी ऑडिट के पर्पज के लिए यूज करता है।
एनालिटिकल प्रोसीजर को आप एज अ रैप यूज कर सकते हो, एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज कर सकते हो, या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर को आप एज अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी यूज कर सकते हो। जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज किए जाते हैं, वो सिचुएशन एसए नंबर 520 में कवर नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन तो एसए नंबर 315 में कवर हो गई। लेकिन जहां पे ऑडिटर अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता है, सो वो सिचुएशन एसए नंबर 520 में कवर है। एंड ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को अपनी ऑडिट के एंड में भी यूज करता है। पर्पस क्या है? ताकि वो अपनी जो ओवरऑल कंक्लूजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर उसको फॉर्म कर सके। ऑडिटर ये इवेल्युएट कर सके कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी को लेकर, जो मुझे मिली एंटिटी को लेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या वो सही अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या उसके अंदर कोई चेंज होना चाहिए। मतलब लेट्स से आप नियर द एंड ऑफ जाकर कुछ रेशियोज निकाल रहे हो, और रेशियोज में ऑल टुगेदर आपको एक डिफरेंट पिक्चर पता लग रही है एंटिटी के बारे में, और आपने जो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बारे में ऑब्टेन करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी अलग है, तो मतलब देयर इज इनकंसिस्टेंसी दैट इज एग्जिस्टिंग। लेट्स से आपने सेल्स की कोई रेशियो निकाली जहां पे आपको एडवर्स रेशियो दिखाई दे रही है, बट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी को लेकर, जो आपको मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो भी आपने काम किया, वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि सेल्स आपकी अच्छी है, सेल्स में इंक्रीज आया, ऐसा कुछ। सो देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दीज टू। सो ऑडिटर इन इनकंसिस्टेंसी को ढूंढ पाया कब? जब वो अपनी ओवरऑल कंक्लूजन बना रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर नियर द एंड ऑफ ऑडिट, जब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे। तो जब इसको ये इनकंसिस्टेंसी मिलेगी बेटा, तो ऑडिटर इनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, कि मैनेजमेंट से पूछेगा ऐसा क्यों, है ना। सो कई बार ये इनकंसिस्टेंसी इतनी, आप कह सकते हो, सिवियर होती है कि उसको अपनी रिस्क असेसमेंट को भी रिवाइज करना पड़ सकता है। सो ऐसे नंबर 520 दो सिचुएशन को कवर कर रहा है। नंबर 1, जब ऑडिटर अपना काम कर रहा है, काम करने के लिए उसको सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज कर रहा है। एक वो सिचुएशन ऐसे नंबर 520 में कवर है, और दूसरी सिचुएशन जब वो अपनी ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए बैठा है, ओपिनियन देना ना उसको, उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसको अपनी ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करनी है। तो जब वो अपनी ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए बैठा है, वहां पे जब वो एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज कर रहा है, वहां पे ऐसे नंबर 520 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ रहा है बेटा, स्कोप क्या है ऐसे नंबर 520 का, ये आपको रीड करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको अभी बताया वही बातें लिखी हुई है। कहते हैं ऐसे नंबर 520 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा इन अ सिचुएशन जहां पे ऑडिटर इज यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इसी वजह से इनको आप कहते हो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। या फिर जहां पे ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है नियर द एंड ऑफ ऑडिट। पर्पस क्या है? ताकि ऑडिटर अपनी ओवरऑल कंक्लूजन को फॉर्म कर सके ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां पे ऐसे नंबर 520 उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर आता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऐसे नंबर 520 ने सेट किया। तो स्टैंडर्ड कहता है पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिटर तुम्हारा ये है कि जब तुम सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहे हो फॉर अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग, तो तुम्हें ऑब्टेन करने हैं रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे व्हेन यूजिंग द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये है बेटा कि आपको डिजाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, जो दूसरी सिचुएशन है नियर द एंड ऑफ ऑडिट। पर्पस क्या है? ताकि आप अपनी ओवरऑल कंक्लूजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फॉर्म कर पाओ कि क्या वेदर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दीज आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। इससे होगा क्या? आप ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये दो ऑब्जेक्टिव है जो ऐसे नंबर 520 ने ऑडिटर के ऊपर सेट करे। अब ना आपको ये दिमाग में ये आएगा, मैम ये एनालिटिकल प्रोसीजर आप बोले जा रहे हो, इनका नेचर क्या होता है, मतलब हम क्या करते हैं इनके अंदर। तो बेसिकली हम ना जब एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडिटर कंपेरिजन्स करता है, यहाँ पे ऑडिटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। सबसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है। सो इट सेज analytical procedure it includes consideration of comparison of entities financial information with these things। मतलब जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो वो एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करता है किसके साथ? एंटिटी की खुद जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके साथ। तो कहता है कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स, या एंटिसिपेटेड रिजल्ट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के जो बजट्स है, फोरकास्ट है, उनके साथ कंपैरिजन करता है। या फिर आपकी एंटिटी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री के एवरेज के साथ वो कंपैरिजन कर सकता है। सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सच एज कंपैरिजन ऑफ द एंटिटीज रेशियो
टू सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल। इसने एग्जांपल दिया है, कहता है कि आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो, आप अपनी एंटिटी की सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल की रेशियो निकाल लो, मतलब सेल्स टू डेटर की रेशियो निकालो, और आप इंडस्ट्री का एवरेज निकाल लो, है ना, और उन रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो द एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब मेकिंग द कंपेरिजन इज एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर में ऑडिटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंपोनेंट के बीच में, अमंग द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज ग्रोस मार्जिन परसेंटेज। जब आप ग्रोस मार्जिन निकालते हो इसमें दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, जैसे कि पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब बेटा पेरोल कॉस्ट फाइनेंशियल एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज योर नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट। मतलब आप ये इवेलुएट कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे कि मेरे अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख रहा हूँ तो 50 है, ठीक है, और उनकी पेरोल कॉस्ट टोटल जो मुझे दिखाई दे रही है वो रीजनेबल नहीं है। मतलब क्यों, अगर मैं पेरोल कॉस्ट का अमाउंट देख रहा हूँ और मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपकी कॉस्ट पर एम्प्लॉय, तो वो मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ऐसे आपको पता लग जाएगा कोई गलती है यहाँ पे। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहे हो वहां पे आप कंपैरिजन करते हो, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो वेरियस कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में, जब आप रेशियोज निकालते हो मोस्टली, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में, कि अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कंपैरिजन कर रहा हूँ टोटल पेरोल कॉस्ट से, तो मुझे पेरोल कॉस्ट ज्यादा दिखाई दे रही है, रीजनेबल नहीं दिखाई दे रही है, तो बेटा ये क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 520। तो स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर को कि जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करोगे एज अ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब फॉर अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग के लिए जब तुम एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करोगे, तो ये सारी चीजें बेटा जो तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी, इन चीजों को तुम ध्यान में रखना। कौन कौन सी? नंबर 1, यू हैव टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सैप। पहले ये देखो कि तुम्हारी गिवन सिचुएशन में कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल होगा। सबसे पहले आपको सैप की सुटेबिलिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा। कुछ ना रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं उस चीज को लेकर। कहता है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली एप्लीकेबल होते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, और वो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर प्रेडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि आप कंपैरिजन कर पाते हो ना। अगर मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दे दूं, एक ऐसी एंटिटी मैं आपको बता दूं जिसकी सेल में कोई पैटर्न ही नहीं है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर वहां पे सुटेबल होते हैं जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है एंड दिस ट्रांजैक्शन आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन सा पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर किस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना चाहिए, यह डिपेंड करेगा ऑडिटर की असेसमेंट क्या है कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा इफेक्टिव होगा असेसमेंट करने के लिए। तो इसका अगर मैं समराइज वर्जन आपको बताऊं तो कह रहा है ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होगा ऑडिटर का कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर उसको ज्यादा अच्छे एविडेंस प्रोवाइड कराएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कई बार तो ना अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब आप कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल यूज कर रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एनालिटिकल प्रोसीजर। अलग अलग टाइप का एनालिटिकल प्रोसीजर आप यूज करोगे तो आपको अलग अलग लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगी। मतलब कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको ज्यादा अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा बेटर ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे इन अ सिचुएशन, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको कम लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे। मतलब मैंने बोला कि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप रेशियोज निकाल सकते हो। ये ऑडिटर खुद डिसाइड करता है बेटा कि मुझे किस सिचुएशन में किस एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना चाहिए, कौन सा जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो सूटेबल होगा। तो सबसे पहले आपको सूटेबिलिटी डिटरमाइन करना है सैप की, और ये सारे एस्पेक्ट आप कंसीडर करो। मतलब ये आपको कुछ बातें बता रहा है। फिर आगे कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ द सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सैप, किस सिचुएशन में कौन सा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आपको अप्लाई करना चाहिए। ये इस फैक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा बेटा कि ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट क्या है। फिर से इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द असर्शन जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल इन स्टेटमेंट। जब आपने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा और आपने डिटरमाइन कर लिया कि अच्छा ये असर्शन है जो मुझे टेस्ट करना है, इस असर्शन में रिस्क कितना है, ठीक है, और ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस मेथड को यूज करना है, मुझे रेशियोज यूज करने लेट्स से, या मुझे कंपैरिजन करना है एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद जाके स्टैंडर्ड कहता है आप ना जिस डाटा को यूज कर रहे हो वो डाटा रिलायबल होना चाहिए। आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जिस डाटा को यूज कर रहे हो वो डाटा रिलायबल होना चाहिए।
जैसे कि आप अपनी सेल्स की कंपैरिजन इंडस्ट्री की सेल से कर रहे हो, तो बेटा इंडस्ट्री की सेल का आप डाटा तो लोगे ना, सो दैट डाटा हैज टू बी रिलायबल। सी, मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी जो कंपनी है वो दो ही प्रोडक्ट बना रही है, ए और बी, बट इंडस्ट्री में जो आपकी कंपनीज है जिसका आप डाटा यूज कर रहे हो सेल्स का, वो तो ए प्रोडक्ट भी बना रही है, बी प्रोडक्ट भी बना रही है, सी प्रोडक्ट भी बना रही है, अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी बना रही है। तो क्या ये डाटा जो ऐसे आपको अवेलेबल हो रहा है, आप डायरेक्टली इससे कंपेयर करोगे तो क्या आपको सही रिजल्ट मिलेंगे? नहीं। आर यू गेटिंग मी? तो ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर जब एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग के लिए, तो उसको डाटा की रिलायबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। और डाटा रिलायबल है या नहीं ये डिपेंड करेगा आप किस सोर्स से डाटा उठा रहे हो, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, डाटा के अंदर कंपेरेबिलिटी है या नहीं, अभी मैंने बताया। अगर डाटा कंपेरेबल नहीं है तो वो रिलायबल नहीं है। अगर डाटा इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं आ रहा है तो डाटा रिलायबल नहीं होगा। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या ये आपकी काम के लिए रेलिवेंट है या नहीं। जैसे इसी एग्जांपल को आप पकड़ सकते हो, जो डाटा आपको मार्केट में मिल रहा है ये आपके काम के लिए शायद ऐसे डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होगा, आपको इसमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, कितने कंट्रोल उसके ऊपर लगाए गए थे, क्योंकि अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो इसका मतलब डाटा आपका रिलायबल होगा। सो इट सेज कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। सबसे पहले आप डिटरमाइन करो सूटेबिलिटी ऑफ सैप, ठीक है। फिर आप देखो सैप यूज करने के लिए जिस डाटा को आप यूज करो वो डाटा रिलायबल होना चाहिए। ऑडिटर ना जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन भी डेवलप करता है बेटा। तो वही लिखा हुआ है, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज एंड इवेलुएट whether the expectation is sufficiently precise to identify misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। मतलब आप ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कैसे करोगे? पैटर्न्स को देखते हुए। जैसे कि मैं सेल्स की चेकिंग कर रहा हूँ, राइट, और अभी मैं अगर एंटिटी का ट्रेंड देखता हूँ तो हर साल 5% से सेल इंक्रीज हो रही है, राइट। तो जो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना तो आप इस एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करोगे रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर का। आगे वही लिखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो अगर आपको कोई डेविएशन मिलती है तो ऑडिटर को एक लेवल भी सेट करनी पड़ती है कि इतना डिफरेंस अगर मिलेगा तो चल जाएगा, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा डिफरेंस मिला, जो मैंने अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे वहां से जो मुझे रिजल्ट मिला और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो, ठीक है, जिसके साथ भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर एक एक्सपेक्टेड लेवल तक मुझे डिफरेंस मिल रहा है तो चल जाएगा, मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अगर इस लेवल से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो दीज आर द कंसिडरेशन दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द ऑडिटर व्हाइल यूजिंग द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। दोबारा से बता देती हूँ, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि हर एक सैप आपकी हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर आप रिलायबिलिटी देखो डाटा की, ठीक है, फिर आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करो और फिर आप ये इवेल्युएट करो कि कितने अमाउंट तक की डेविएशन आप डाइजेस्ट कर पाओगे विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे बेटा कंसेप्ट आ रहा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि अगर रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जो आपको मिले और जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उनके अंदर डेविएशन है तो स्टैंडर्ड कहता है आपको इन डेविएशन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, अगर एक लेवल से ऊपर की वो डेविएशन है तो। सो इट सेज इफ analytical procedure which are being performed identify the fluctuation or relationship which are inconsistent with other information or which are different from your expected value, right, by a significant amount, क्योंकि आपने वो लेवल सेट करी हुई है, the auditor has to investigate such a difference further। और आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे बेटा? आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, एक पॉइंट शायद बीच में चला गया, चलो हम उसको डिस्कस करते हैं, वो नियर द एंड ऑफ ऑडिट वाला रहेगा आपका दूसरा, ठीक है। सो आपको जो भी डिफरेंस मिले आप उनको इन्वेस्टिगेट करोगे फर्दर, इन्वेस्टिगेट करोगे फर्दर मतलब उस पर और काम करोगे। काम क्या है बेटा? प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, जिसमें से पहला काम क्या हो सकता है कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो विच मे बी रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। ये बेसिकली क्या कह रहा है, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट आपको कुछ जवाब देगी जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। अब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्स दे रही है, जो जवाब दे रही है वो ठीक है या नहीं, तो उसको कोरोबोरेट करने के लिए आप और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो जैसा भी आपको रेलिवेंट लगता है इन द सर्कमस्टांसेस। इसमें एक कंसेप्ट है जो बीच में मिस हो गया बेटा मुझसे, वो क्या है, हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था जो एसए नंबर 520 ने आपके ऊपर लगाया था
कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है नियर द एंड ऑफ ऑडिट, तो ये मिस हो गया बीच में। तो कहता है परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये प्रोसीजर आप कब परफॉर्म कर रहे हो बेटा, नियर द एंड ऑफ ऑडिट। सो इट सेज ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ताकि ऑडिटर को हेल्प मिल सके व्हेन फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन, किस चीज को लेकर, कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी को लेकर है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन शो कर रही है, दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी है। Whether the financial statement are consistent with auditor's understanding of the entity, और जो भी रिजल्ट ऑडिटर को मिलेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने पे, जो एनालिटिकल प्रोसीजर वो लगा रहा है नियर द एंड ऑफ ऑडिट, ठीक है, द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस एज मेंशन्ड अबव, मतलब नियर द एंड ऑफ ऑडिट, आर इंटेंडेड टू वेरीफाई कंक्लूजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी पर्पस क्या है, ताकि आप ये वेरीफाई कर सको कि जो ऑडिटर की कंक्लूजन है, जो उसको मिली किसी भी आइटम को लेकर, वो आपकी रेलिवेंट है या नहीं। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, सेल एक आपका आइटम है, आपने काम किया सेल्स के ऊपर, तो आपकी एक कंक्लूजन होगी ना, आपके पास एविडेंसेस होंगे जब आप ऑडिट के एंड पे आ चुके होंगे, फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो नियर द एंड ऑफ ऑडिट, आप क्या कर रहे हो, रेशियोज निकाल रहे हो सेल से रिलेटेड। तो वहां पे जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे नियर द एंड ऑफ ऑडिट, आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो अलग है, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सेल्स को लेकर वो अलग है। सो अगर ये इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो कहते हैं दिस विल असिस्ट द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। सो यहाँ से ऑडिटर जब फर्दर काम करेगा, ठीक है, सो उसको एविडेंसेस मिलेंगे और इस एविडेंसेस के बेसिस पे वो अपनी कंक्लूजन बनाएगा। Result of such analytical procedure may identify previously unrecognized risk of material misstatement। मैंने क्या बोला, कई बार गलती आपको मिल जाती है जिसकी वजह से आपको अपनी रिस्क असेसमेंट को भी रिवाइज करना पड़ता है, एंड अगर आप रिस्क को रिवाइज करोगे तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे, which requires the auditor to revise auditor's assessment of risk of material misstatement and modify the further audit procedure। And this was your entire essay number 520। बेटा दो ऑब्जेक्टिव है, दो सिचुएशन में एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की बात हो रही है। एक है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब आप सब्सटेंसिव चेकिंग कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे किन कंसिडरेशन को लेना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, नियर द एंड ऑफ ऑडिट आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ये इवेलुएट करने के लिए कि जो अंडरस्टैंडिंग किसी आइटम को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम को लेकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिली, और जो अभी आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे नियर द एंड ऑफ ऑडिट, जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि आप अपनी ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर सको। फिर हमने उनसे रिलेटेड यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखी। लास्ट में जहां पे इनकंसिस्टेंसी आपको मिलती है, राइट, वहां पे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि किन रीजंस की वजह से ये डेविएशन आ रही है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो, मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कोरोबोरेट करने के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर ऑडिटर को जो अदर ऑडिट प्रोसीजर ठीक लगते हैं टू परफॉर्म इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, वो प्रोसीजर वो परफॉर्म कर सकता है। या आपका ऐसा पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए ना ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है हर एक स्टैंडर्ड का, और ऑब्जेक्टिव स्कोप से ड्राइव होता है। स्कोप आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्कोप आप हमेशा रीड करते हो, ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करना है, और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते वक्त फिर से कह रही हूं ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखोगे, पूरा स्टैंडर्ड का फ्लो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। So let's start with the questions of essay number 520। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, ठीक है, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन खुद से मैं टेकअप करूंगी essay नंबर 520 के कंसेप्ट से, एंड 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आप इंटर लेवल पे जाओगे तो इसकी डिस्कशन डिटेल के अंदर है, तो क्वेश्चन इंटर लेवल पे ज्यादा बनते हैं। बट जब मैंने इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक खोल के देखा, इंटर का क्वेश्चन बैंक, तो वहां पे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अगर आपको ऐसे 520 का टेक्स्ट आता है, कंसेप्ट आते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 520 से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपके सिलेबस में अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर बेटा अगर उसको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है अगर आप डीप में जाओगे तो। सो अगर इंस्टीट्यूट खेलना चाहता है आपके साथ, तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे रिलेशनशिप के ऊपर या कुछ ऐसा कंपैरिजन टाइप, राइट, जहां पे आपसे एप्लीकेबिलिटी पूछी जाएगी, एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका,
तो वो क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बन सकता है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं। तो इसी एक्सपेक्टेशन से हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इसी एक्सपेक्टेशन से हम आगे बढ़ेंगे, कीपिंग इन माइंड द पास्ट ट्रेंड कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन फाइनल लेवल पे ऐसे 520 से नहीं आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सुना ध्यान से, क्या कहता है? कहता है आप ऑडिट कर रहे हो एक कंपनी की, दैट इज जिसका नाम है DEF लिमिटेड। अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगी कि जब भी आप क्वेश्चन सुनते हो तो क्वेश्चन सुनने के ऊपर फोकस करो, आंसर इतना मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन जब आपको एक बार पढ़ना आ जाएगा, जितना भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सुनोगे ना, उतना आपको एक फ्लो पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ते हम कैसे हैं। तो क्वेश्चन मत स्किप करो। कई बच्चे ऐसा ना करते हो, इसलिए मैंने बोला कि चलो क्वेश्चन मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैम इस क्वेश्चन को पढ़ने में लेट्स से 1 मिनट लगा रही है, मैं इसको खाली फटाफट ऐसे 30 सेकंड में पढ़ के खत्म कर दूंगा, या मैम 2 मिनट में इसको डिस्कस कर रही है, मैं इसको 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। नहीं, क्वेश्चन सुनने के ऊपर फोकस करो। आपको कंसेप्ट आता है, आप मेरा आंसर डिस्कशन भले ही एक बार के लिए स्किप करने का सोच लो, क्वेश्चन मत स्किप करना। ओके, चलो क्वेश्चन पे आ जाते बेटा। आप ऑडिट कर रहे हो इस एक कंपनी की जिसका नाम है DEF लिमिटेड, एंड ऑडिटर हैड मेड यूज ऑफ सर्टेन एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे ना कि आप ऑडिट कर रहे हो कंपनी की एंड ऑडिटर ने यूज किया है एनालिटिकल प्रोसीजर को, अभी आपका दिमाग यहाँ पे 2 जगह पे जाना चाहिए। एक तो जाना चाहिए ऐसे नंबर 315 के अंदर, और एक जाना चाहिए ऐसे नंबर 520 के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी यूज कर सकता है, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। सो अगर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को आप यूज करते हो एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, तो डिस्कशन आ जाती है 520 की। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज किया जा रहा है एज अ रैप, तो डिस्कशन आ जाती है ऐसे नंबर 315 की। अभी बात 315 की है या बात 520 की है, वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? ऑडिटर ने यूज किया है एनालिटिकल प्रोसीजर को विद रिगार्ड टू सर्टेन की डाटा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मान लेते हैं ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस आ रहा है। कितना मानोगे मैम? मैं मान लेती हूँ 50 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑडिटर ने इस FSLI को टेस्ट करने के लिए क्या यूज किया है? आपने यूज किया है एनालिटिकल प्रोसीजर को। तो क्या आप यहाँ पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज कर रहे हो? यस। तो क्या ये डिस्कशन ऐसे नंबर 520 की होगी? यस। समझ में आया? आगे, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड शोड इनकंसिस्टेंसी विद अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं 520 के अंदर, है ना। मैं आपको एग्जांपल से ही लेके चलूंगी कि एग्जांपल क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस आ रहा है 50 लाख रुपए का। ऑडिटर इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है। तो आपने क्या किया होगा बेटा? आपने ना बेस्ड अपॉन पास्ट ट्रेंड को देखते हुए, प्लस आई वुड से नंबर ऑफ इंप्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, पर इंप्लॉई आप सैलरी कितना देते हो, ये देखते हुए आपने ना यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली होगी कि इस साल सैलरी का अमाउंट कितना आने चाहिए। मैं मान लेती हूँ 40 लाख रुपए। मैम ये क्या बोल दिया आपने? जिस साल की आप ऑडिट करने के लिए गए हो वो है 2024-2025। पिछले साल भी इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बुक होता होगा, उससे पिछले साल भी बुक होता होगा, है ना। तो आपने उन्होंने एवरेज देख लिया कि भाई इतना मेरा सैलरी रहता है और इतने मेरे नंबर ऑफ इंप्लॉइज है, तो मेरा इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस कितना आना चाहिए। आपने ऐसा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, ये फिगर निकाल ली, मैनेजमेंट से आपने डाटा ले लिया कि 2024-25 में ऑन रोल इंप्लॉइज कितने थे और पर इंप्लॉइज सैलरी कितनी थी। तो क्या आपने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली कि कितना सैलरी का अमाउंट इधर बुक होना चाहिए? यस मैम। तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस लेट्स से 40 लाख आना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप जब एक्चुअल में यहां पे इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस देखते हो, ये एक्चुअल और आपकी एक्सपेक्टेशन में जो डिफरेंस है बेटा, इसी को आप बोलते हो इनकंसिस्टेंसी। और ये इनकंसिस्टेंसी ऑडिटर को कैसे पता लगी? जब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया, कंपैरिजन किया पास्ट ट्रेंड से, जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया नंबर ऑफ इंप्लॉइज सैलरी के बीच में, तो आपको क्या पता लगी? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से इनकंसिस्टेंसी। ये आपको समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ पे अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को मैं कह सकती हूँ, लेट्स से आपने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली। मैम ये कंसेप्ट ये अपने आप से बना रहे हो या 520 में लिखा हुआ है? अगर आप रिवीजन देकर आए हो जो इस वीडियो के आगे लगी हुई है, तो डेफिनेटली आपने ये बात भी वहां पे सुनी होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन के साथ इनकंसिस्टेंसी। मैं बता देती हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये रहा,
एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी आती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप इसको फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना कह सकते हो, और ये क्वेश्चन आपका इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही है, राइट। जो इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर परफॉर्म करता है कब, जब उसको इनकंसिस्टेंसी मिली है विद अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन से अगर उसका अमाउंट डिफर करता है। तो मैंने एक्सपेक्टेशन बोला है, ये अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? अगर मैं सेम आइटम को परफॉर्म करने के लिए, लेट्स अज्यूम सेम आइटम को टेस्ट करने के लिए मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रही हूँ और मैं कोई और प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रही हूँ, है ना। लेट्स से मैंने इंस्पेक्शन भी करी, सो इंस्पेक्शन से जो ऑडिटर को एविडेंसेस मिलते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर से जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी। ओके, सो मतलब ऑडिटर के पास कोई और इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन उसको एनालिटिकल प्रोसीजर से पता लग रही है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको आप इनकंसिस्टेंसी कहते हो। एंड ऑडिटर इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये लास्ट कंसेप्ट है 520 का। तो यहां पे मैंने दोनों चीजें बता दी, एक्सपेक्टेशन वाला एग्जांपल मैंने लिया और अदर इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बात वही है, कंसेप्ट वही है कि जब भी आपको इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, आपको इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करना है। कैसे करोगे? इन्वेस्टिगेशन करके। इन्वेस्टिगेशन मतलब फर्दर टेस्टिंग करके। अभी वो कैसे होगा अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी वापस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। कहते हैं जो रिजल्ट आपको मिले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से, वहां से आपको क्या पता लगता है बेटा? वहां पे इनकंसिस्टेंसी पता लगती है। क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे लिखा गया है। स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द ऑडिटर शुड टेक टू इंश्योर कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वुड कंटेन्ड टू अ लो लेवल फिक्स्ड एज पर मटेरियलिटी लेवल। देखो अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर है? कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर का क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर बहुत सिंपल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछता है कि जब आपको इनकंसिस्टेंसी मिली, अभी ऑडिटर आगे क्या करेगा? ये कंसेप्ट आपको 520 में मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है। मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इधर आ जाओ आप ना, 520 के लास्ट कंसेप्ट के ऊपर जाओगे, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट बन जाएगा। जो हमने अभी बोला कि ऑडिटर जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एज पर एसए नंबर 520, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में किया, और उसको कोई फ्लक्चुएशन मिलती है, कोई ऐसे रिलेशनशिप को वो आइडेंटिफाई करता है जहां पे क्या शो हो रहा है? इनकंसिस्टेंसी शो हो रही है विद अदर इंफॉर्मेशन या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का एग्जांपल मैंने दिया। तो ऑडिटर का काम क्या बेटा? ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ये डिफरेंस को, मतलब उसको अभी फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, राइट। और वो कैसे करेगा इन्वेस्टिगेशन? क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? कहता आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से, एंड आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करने के साथ साथ आप ये करो कि मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को कोरोबरेट करने के लिए एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करो। मतलब क्या? सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट जो आपने इंक्वायरी करी, आपने मैनेजमेंट से पूछा कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो मैनेजमेंट ने सामने से कोई रिस्पॉन्स दिया होगा। अभी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट जो दे रही है वो रिलायबल है या नहीं, उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा ना आपको। तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, परफॉर्मिंग द अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। एंड ऑडिटर को नीड कब फील होगी टू परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर? जहां पे मैनेजमेंट ने जो इंक्वायरी का रिस्पॉन्स दिया, अगर ऑडिटर को वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो द नीड टू परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर में अराइज। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट या तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, या एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट दे रही है ऑडिटर को लगता है कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब उसको एविडेंसेस वहां पे नहीं मिल रहे हैं, या फिर और एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड एडुकेट। बेटा ये क्या बात है? अब सुनो, इंक्वायरी अपने आप में कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कराती है। इंक्वायरी को आप कोरोबरेट करते हो विद द इंस्पेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ इसी क्वेश्चन के, अगर मैं इसी क्वेश्चन की डिस्कशन करूं, तो आपने मैनेजमेंट से पूछा कि 50 लाख आपने इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बुक किया हुआ है, लेकिन जो मैंने अपना एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, मेरे हिसाब से 40 लाख बुक होना चाहिए, तो 50 लाख यहाँ पे कैसे आ रहा है? तो मैनेजमेंट ने बोला कि आप जो एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हो ना, वो एक्सपेक्टेशन पास्ट ईयर की बेसिस पे, लेट्स अज्यूम, है ना, मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे और भी हैं, है ना। तो मतलब जो ऑन रोल दिख रहे हैं, मैंने आपको जो डाटा दिया उसके अलावा भी मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, या मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सैलरी में कुछ हाइक हुआ है, तो मतलब मैनेजमेंट जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, अभी आपको उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा। मतलब कि मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया वो भरोसेमंद है या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं। तो आप क्या कर लोगे? अगर मैनेजमेंट ने बोला कि यार सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जाके इनकी सैलरी हाइक हुई थी,
तो आप ना उनका वो लेटर देख लोगे जहां पे उनको प्रमोशन मिला है, जहां पे अपनी सैलरी को हाइक किया है, तभी तो आप ये सेटिस्फेक्शन ले पाओगे कि मैनेजमेंट ने जो इंक्वायरी का रिस्पॉन्स दिया वो रिलायबल है या नहीं। तो अगर रिलायबल है, आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो कह रही है, प्लस आपने जो चेकिंग करी वहां से आपको एविडेंसेस मिल जाते तो ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर को वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो ऑडिटर अदर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना भी एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ही आता है। समझ में आ रहा है? यस। तो बेटा यहाँ पे ना कंसेप्ट वही लिखा हुआ है, देखो ऐसे नंबर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बताता है कि ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, एंड आप इनको सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे भी यूज कर सकते हो, नियर द एंड ऑफ ऑडिट भी परफॉर्म करते हो टू फॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है 520 का, प्लस इसने वही इन्वेस्टिगेशन वाले पॉइंट लिखे जो मैंने आपको बताया। Auditor evidences relevant to management responses may be obtained by evaluating those responses, taking into account the auditor's understanding of the entity, its environment, and with other audit evidences obtained during the course of audit. ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर कब अराइज होती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो इसने आंसर लिखा हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आंसर लिखा है। तो फिर मैम आप क्या समझाना चाह रहे हो? देखो यहाँ पे जो रिस्क का कंसेप्ट आया मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ऑल्दो इसने आंसर इन्वेस्टिगेशन वाले पॉइंट के ऊपर दिया और यही इसका आंसर बनेगा। अभी ये क्वेश्चन आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा तो आपने इन्वेस्टिगेशन बता दिया, बट ये क्वेश्चन है क्या? आगे कहता है, सुनो ये क्वेश्चन में ये जो लास्ट लाइन है ये है क्या, क्योंकि हो सकता है कि इसको किसी और तरीके से इंस्टीट्यूट बोल्ड करके क्वेश्चन बना सकता है। तो कहता है कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सो दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वुड कंटेन टू लो लेवल फिक्स्ड एज पर मटेरियलिटी लेवल। ये क्या बात है? सिंपल सी बात है, जब आप प्लानिंग करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऑडिट की, तो प्लानिंग के टाइम पे आप मटेरियलिटी सेट करते हो। हाँ करता हूं। फिर तो बेटा उस आप जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, जब ऑडिटर अपना ऑडिट शुरू करता है तो वो ऑडिट रिस्क भी एनालाइज करता है कि ऑडिट रिस्क कितना है, और ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। और आपकी हमेशा कोशिश क्या रहेगी कि ऑडिट रिस्क एक लो लेवल पे रहे। यही तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का एज पर ऐसे नंबर 200 कि आपको ना रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं ताकि ऑडिट रिस्क लो लेवल पे रहे। आर यू गेटिंग मी? यस। एंड ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, इसको आप ऑडिट रिस्क कहते हो। ऑडिट रिस्क मतलब कि गलती से भी गलत ओपिनियन आप ना दे दो, ये जो रिस्क है इसको आप लो लेवल पे रखते हो, इसीलिए आप हमेशा एक्सटेंसिव चेकिंग करते हो। तो यहां पे जब आपको इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो ये शो कर रहा है ना कि यहां पे गलतियां हो सकती है, तो ऑडिटर का रिस्क यहां पे बढ़ जाएगा। तो ऑडिटर को इस रिस्क को कम करने के लिए फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज बेसिकली टू रिड्यूस योर डिटेक्शन रिस्क। समझ में आ रहा है? तो ये कहता है कि अभी ऑडिटर का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि उसका ओवरऑल ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे रहे, लो लेवल पे रहे। तो मतलब वो पूछ रहा है भाई आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप क्या परफॉर्म करोगे, आप फर्दर काम क्या करोगे जब आपको इनकंसिस्टेंसी मिले। तो मैंने खाली आपको ना ये लाइन का मतलब बताने की कोशिश करी, बाकी कुछ नहीं है। इसका आंसर जो बनेगा वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनेगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हो, जब आपको इनकंसिस्टेंसी मिलती है, और इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर, और अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर तब परफॉर्म करता है जब उसको इंक्वायरी का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, या उसको लगता है यार इंक्वायरी का जो रिस्पॉन्स है वहां से मुझे सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, राइट। प्लस जब आप इंक्वायरी करते हो तो इंक्वायरी से आपको कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते, इंक्वायरी के साथ आप इंस्पेक्शन भी करते हो टू कोरोबोरेट द इंक्वायरी का रिस्पॉन्स। दिस इज योर आंसर। सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आई वुड से अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहते हैं यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ मेसर्स एक्सीलेंट होटल्स लिमिटेड। आप एक होटल का ऑडिट कर रहे हो एज अ सीनियर पार्टनर, आप सीनियर पार्टनर हो फर्म के। यू वांट टू यूज द एनालिटिकल प्रोसीजर टू इन रिस्पेक्ट ऑफ रूम रेंटल एज वेल एज पेरोल एक्सपेंस डिस्कस। मतलब आप टेस्टिंग के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना चाहते हो। पेरोल एक्सपेंस मतलब अभी जो मैंने ऊपर आपको एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बताया, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए यू वांट टू यूज द एनालिटिकल प्रोसीजर। बताओ कैसे यूज करोगे, ये पूछ रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब ऊपर जो मैंने आपको एग्जाम्पल की डिस्कशन दी ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कवर हो चुका है, यही इसने नीचे लिखा हुआ है। एंड सेम गोज विद द रूम रेंटल फॉर द होटल। सिंपल सी बात है बेटा, आप अगर आप होटल की बात करोगे तो उसका ये P&L पकड़ लेती हूँ, ये यहाँ पे उसका सेल में आएगा। सिंपल सी बात है ना कि आप होटल अगर ऑपरेट करते हो तो रूम को रेंट
पे आप चढ़ाओगे तो वहां से ही आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये सेल बनेगा। अभी इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए ऑडिटर वांट्स टू यूज द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। तो आप कैसे यूज कर सकते हो मैम? ये तो बहुत सिंपल है। क्या? मैं ना, लेट्स से इन्होंने यहाँ पे जो रूम रेंटल दिखाया हुआ है, इधर दिखाया हुआ है 20 लाख रुपए का, और मुझे ये वेरीफाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ना होटल को बोलूंगा आप अपनी टैरिफ रेट दे दो। टैरिफ रेट मतलब जैसे कि अगर आपके होटल के अंदर 3 टाइप के रूम है, पकड़ लेता हूँ 3 टाइप के। एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक मैं मान लेती हूँ आपका कोई और क्लास पकड़ लो, ये इकोनॉमी है, और दूसरा आपका कौन सा होता है बेटा? ये बिजनेस है, ऑल्दो फ्लाइट होती है, बट एनीवेज ये आपका क्या बोल सकते हैं, ये मास्टर बेडरूम है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग टाइप के रूम पकड़ लो, तो आपके अलग अलग टाइप के रूम के अलग अलग रेट होंगे, तो आप ना होटल से वो ले लोगे, प्लस आप ना ऑक्यूपेंसी का रेट भी ले लोगे। मतलब कि आपके होटल को पता होगा ना कि कितना होटल के रूम कितने ऑक्यूपेंट रहते हैं, कि मतलब 80% ऑक्यूपेंसी का रेट रहता है आपका, 20% रहता है, 60% रहता है। तो आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हो ना कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए। मतलब अगर मैं कह देती हूँ, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है कि होटल में टोटल नंबर ऑफ रूम है 100, एग्जांपल है, और एक ही टाइप के रूम है, और एक रूम का रेंट बनता है 1000 रुपीज, बहुत ही चीप होटल है, ठीक है, 1000 रुपीज बनता है, एंड ऑक्यूपेंसी रेट है यहाँ पे 80% का। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बता सकते हो ना कि साल में टोटल होटल का रेंट इधर कितना बुक होना चाहिए, रूम का रेंट कितना बुक होना चाहिए। यस, ये 1000 पर डे का भाई, ठीक है। तो साल में कितने दिन बने? 365 डेज। लेकिन 365 डेज तो 365 डेज ये ऑक्यूपेंट नहीं है, 80% है। तो क्या मैं बता सकती हूँ, अगर 100 रूम पूरे 1000 ऐसे 365 इंटू 80%, तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन पता लग जाएगी ना कि द रूम का रेंट कितना आना चाहिए साल में। तो दिस इज हाउ यू आर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, एंड एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया ऊपर। इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखा हुआ है कि जब आप ऐसे नंबर 520 पढ़ते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, 520 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब ऑडिटर वांट्स टू यूज द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिटर को सबसे पहले एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर की सूटेबिलिटी को टेस्ट करना पड़ता है। देखो, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर कंपैरिजन भी आते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना भी आता है, रेशियोज कैलकुलेशन करना भी आता है, रीजनेबलनेस टेस्ट को परफॉर्म करना भी आता है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपने 520 क्लास में पढ़ा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर के प्रोसीजर आप कह सकते हो जो आप परफॉर्म करते हो अंडर द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। अभी इसमें से मेरे गिवन सर्कमस्टांस के अंदर कौन सा सूटेबल होगा, ऑडिटर कंपैरिजन करे, रेशियोज निकाले, रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म करे, ये कैसे डिसाइड करेगा ऑडिटर? तो ऐसे नंबर 520 ने बोला था कि भाई आप सबसे पहले सूटेबिलिटी टेस्ट करो, मतलब कि कौन सा एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर आपकी टेस्टिंग के लिए सूटेबल रहेगा। तो वहां पे एक पॉइंट आता है, कौन सा? कि कई बार ना जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल भी इफेक्टिव हो सकता है एज अ एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। और जो मैंने आपको अभी बताया वो एक प्रेडिक्टिव मॉडल ही तो था कि अगर मैं अपना होटल का ऑक्यूपेंसी रेट ले लूं, टैरिफ रेट मैं आपको दे दूं, मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ रूम होटल के अंदर कितना है, पर नाइट का जो चार्ज कितना है, तो आप एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो। बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई आप स्टैटिस्टिक का मॉडल तो यूज नहीं कर रहे, नहीं। सो मतलब इन सर्टेन केसेस एक सिंपल सा प्रिडिक्टिव मॉडल कैन आल्सो बी यूज्ड एज सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। यही आपको इधर बताना है दोनों सिचुएशन के अंदर। मैं आपको आके इसका आंसर पढ़ूं, देखना। सबसे पहले इसने 520 की वही डिस्कशन करी है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को आप 2 स्टेज के ऊपर यूज कर सकते हो। बेसिकली 3 स्टेज पे यूज करते हैं, रैप, फैप और रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे 520 के अंदर 2 स्टेजेस है कि एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर टू कलेक्ट द एविडेंसेस एंड नियर द एंड ऑफ ऑडिट टू फॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंगली इन कुछ केसेस में प्रेडिक्टिव मॉडल भी इफेक्टिव हो सकता है एज अ एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सूटेबिलिटी की बात कर रहा है, जैसे कि इसने सबसे पहले वही बताया इन केस ऑफ पेरोल कॉस्ट, मतलब इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, जहां पे ऑडिटर को अगर मैं नंबर ऑफ इंप्लॉइज बता दूं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना है, और मैं फिक्स्ड रेट बता दूं पे का, मतलब मैं ये बता दूं कि सैलरी कितनी है पर इंप्लॉय थ्रू आउट द पीरियड, क्या ऑडिटर के लिए पॉसिबल है कि इसके बेसिस पे वो एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकता है, प्रिडिक्शन लगा सकता है कि इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस कितना आना चाहिए? यस।
तो ये लिखा हुआ है, यूजिंग दिस ऑडिटर में एस्टिमेट द टोटल पेरोल कॉस्ट फॉर अ पीरियड विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देयर बाय, ये बात सुनना, देयर बाय ऑडिट एविडेंसेस जो उसको मिलेंगे वो क्या होंगे, उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे रिलेटिंग टू दैट आइटम, और वो ज्यादा अच्छे एविडेंसेस होंगे। रिड्यूसिंग द नीड टू परफॉर्म द टीओडी ऑन द पेरोल। भाई ये क्या बात कह रहा है, कह रहा है फिर आपको ना वाउचिंग करने की जरूरत नहीं है, वाउचिंग वेरिफिकेशन आपका कम हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सेज के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको आप ऐसे नंबर 330 के अंदर पढ़ते हो। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको बेसिक्स पता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ रिस्पॉन्सेज की, तो बेटा रिस्पॉन्सेज अगर आप टीओसी उधर जाओगे 330 के अंदर, तो आप ऐसे डिवाइड करते हो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टीओसी आते हैं एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर आते हैं। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर आगे दो कैटेगरी के होते हैं, एक है एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एंड दूसरा होता है आपका टीओडी। अभी ऑडिटर कैसे सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है, देखो सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां ढूंढनी है, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां है या नहीं। तो आप या तो एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करो, मतलब सैप लगाओ, या आप टीओडी लगा सकते हो, आप या दोनों को लगा सकते हो। तो जहां पे आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, तो वहां पे आपको ना वाउचिंग वेरिफिकेशन कम करनी पड़ेगी, टीओडी कम परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये लाइन उस कंटेक्स्ट में लिखी हुई कि अगर आपको अच्छे एविडेंसेस मिल जाते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से, तो आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम कम हो जाएगा। अच्छा, सेम गोज इन दी केस ऑफ जहां पे आप टेस्टिंग कर रहे हो रूम रेंटल इनकम की, जो होटल से आ रही है। तो कहते हैं यहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर डिफरेंट टाइप के एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द प्रिडिक्शन, लेकिन यहां पे भी प्रिडिक्टिव मॉडल की बात कर रहे हैं, ऑफ द टोटल रेंटल इनकम इन केस ऑफ होटल टेकिंग द, तो आप कैसे प्रिडिक्शन लगा सकते हो, आप ना रूम का टेरिफ रेट लो कि भाई कितने रूम का कौन सा रेंट है, नंबर ऑफ रूम देखो उस होटल में कितने हैं, वैकेंसी रेट कंसीडर करो, मैंने क्या बोला ऑक्यूपेंसी, तो उसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो अगर 80% ऑक्यूपेंसी है तो 20% वैकेंसी का रेट हो गया। तो यहाँ पे आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे यू विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, तो अल्टीमेटली उधर आपका फर्दर टेस्टिंग कम हो गया। and may eliminate the need to perform the further verification by the means of TOD, providing the elements which are appropriately verified। समझ में आ रहा है, इसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसका अगर आप क्वेश्चन देखोगे उसने बोला खाली डिस्कस करो इसको, उसने कोई रिक्वायरमेंट नहीं पूछी, उसने डिस्कशन करने को बोला है। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। यहाँ पे आपसे एक ये दो FSLI पूछे गए हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, रेंटल इनकम फ्रॉम दी होटल, ऐसे आपको कोई और FSLI के ऊपर भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने को लिखने को आ सकता है। आपको कंसेप्ट आता है, आपने क्लास के अंदर कंसेप्ट समझे हैं, प्लस आपने एक आइडिया ले लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे आंसर कैसे लिखना है, तो फिर वो कोई भी FSLI पूछे आप आंसर लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अभी जो तीसरा क्वेश्चन है वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये वाला ना एक क्वेश्चन जरूर था, डायरेक्टली ही ये 520 से बन जाएगा। आप ना ओल्ड सिलेबस का जब प्रैक्टिस मैनुअल खोल के देखते हो तो वहां पे क्वेश्चन था बेटा ये कि ऑडिटर, हाँ जब ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने का सोच रहा है एज ए सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, है ना, तो आपको ना कुछ कंसिडरेशन लेनी पड़ती है बिफोर यूजिंग द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एज ए सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। वो कंसिडरेशन क्या है, आप सबसे पहले कंसिडर करते हो कि क्या सैप सुटेबल होगा और कौन सा सैप सुटेबल होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कई बार तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो एक प्रिडिक्टिव सा मॉडल भी आप यूज कर सकते हो एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो अभी हमने दो एग्जांपल समझे भी। दूसरा आप ये कंसिडर करते हो बेटा जो डाटा आप यूज कर रहे हो एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए वो डाटा रिलायबल है, भरोसेमंद होना चाहिए वो डाटा। अभी डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो और वो फैक्टर्स कौन से वो नीचे लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन लिखने को आ सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया ऑडिटर देखेगा कि जिस डाटा को वो यूज कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर वो रिलायबल है। तो कहता है कि आप देखो कि जो इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो, जो डाटा आप यूज कर रहे हो फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, वो उसका सोर्स क्या है। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन अगर आपने इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन करी है तो ज्यादा रिलायबल होगी, अगर आपने एंटिटी के अंदर से इन्फॉर्मेशन यूज करी कम रिलायबल होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने ना सेल का कंपैरिजन कर रहे हो और सेल का कंपैरिजन अगर आप इंडस्ट्री के साथ कर रहे हो तो इंडस्ट्री से जो डाटा आ रहा है, जो बाहर से डाटा आ रहा है वो ज्यादा रिलायबल होगा, प्रोवाइडेड दैट आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर भी वही प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। प्लस आप कंपेरेबिलिटी देखते हो डाटा के अंदर, मतलब अगर जो डाटा आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए यूज करना चाहते हो वो कंपेरेबल है तो फिर वो ज्यादा रिलायबल होगा। आप ये देखते हो
कि उस इंफॉर्मेशन से आपको किस नेचर के एविडेंसेस मिलेंगे और कितने रेलिवेंट वो आपके लिए होंगे। जैसे कि हम ना कंपैरिजन जब करते हैं तो सिर्फ पास्ट ट्रेंड से कंपैरिजन नहीं करते, हम बजट से भी कंपैरिजन करते हैं। सो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो फिगर्स आपकी फाइनेंशियल्स के अंदर आ रही है व्हाइल परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर विद द बजट, वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू गोल, क्योंकि गोल में कोई सर्टेनिटी नहीं है, ऑल्दो बजट के अंदर भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट बजट जो आप बनाते हो वो पास्ट ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे बनाते हो। गोल क्या है? गोल इज मोर ऑफ लाइक अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन। आप ये भी देखते हो कि जिस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो फॉर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या आपकी मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए थे उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए? आप कहते हो हाँ, तो अगर कंट्रोल लगे थे तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर कंसिडर करता है बिफोर यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो फॉर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर वो रिलायबल है। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लेट्स से अगर मुझे इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, यही एग्जांपल मैं टेकअप करूं, है ना, मैं इतना डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को ये कंसेप्ट आता ही नहीं हो। तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है, अभी मुझे इसकी कंप्यूटेशन करनी है, तो मुझे दो डाटा चाहिए। क्या? एक तो मुझे नंबर ऑफ इंप्लॉय चाहिए और मुझे सैलरी पर इंप्लॉय चाहिए, तभी मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर पाऊंगी, एक्सपेक्टेशन डेवलप कर पाऊंगी। अगर जो मुझे मैनेजमेंट नंबर ऑफ इंप्लॉय का डाटा देती है वही गलत है तो मैम तो फिर तो एनालिटिकल प्रोसीजर का रिजल्ट भी गलत होगा। एग्जैक्टली। सो ऑडिटर जब एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है ना, तो जो इंफॉर्मेशन वो यूज कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, वो उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो ठीक होना चाहिए। तो आप देखो कि अच्छा, जहां से तुम ये इंप्लॉयज का अटेंडेंस वगैरह बुक करते हो वहां पे क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। तो अगर कंट्रोल वहां पे एग्जिस्ट करते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, मैनुअल अटेंडेंस नहीं होती, रिस्क कम है ना, कि आप फेक इंप्लॉई नहीं बुक कर पाओगे, डमी वर्कर रिकॉर्ड ना हो, आपने अच्छे कंट्रोल लगाए हो, तो ऑटोमेटिकली डाटा की रिलायबिलिटी बढ़गी ना। तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर आपको एविडेंसेस देंगे उनकी रेलिवेंस बढ़गी। सो दिस इज हाउ यू सी द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने एडिशनली टेकअप किया। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड के अंदर देखोगे ना, तो स्टैंडर्ड में ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने के, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आ सकता है। और एक ये जो एस्पेक्ट है कंसिडरेशन वाला, ये आप करके चले जाना, इसमें से कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बाकी मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला अगर आप कर लोगे तो ठीक है, कि कैसे आप एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ ऑडिट परफॉर्म करते हो व्हाइल फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन। यस, इसमें इसके अलावा 520 में आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनेगा।